हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसको स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ। तो इसका डेफिनेशन है व्हेन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तब क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी इस सेल्स में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, कहाँ पर जाके, इलेक्ट्रोड की सरफेस पे, जो भी सब्सटेंस का अमाउंट प्रोड्यूस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा देयर इक्विवेलेंट वेट। तो वही लिखा है इसमें कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। तो इस डेफिनेशन में हमको कुछ टर्म्स स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल सीरीज़। अब आपने फिजिक्स में स्टडी किया होगा कि सीरीज़ में क्या सेम होता है, सेम बोल दो या फिर कांस्टेंट बोल दो। तो सीरीज़ में सेम होता है करंट। तो इन सभी सेल्स को, सभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल को जब सीरीज़ में कनेक्ट किया तो सारे के सारे सेल्स को करंट का अमाउंट सेम सप्लाई होगा। आप ये भी बोल सकते हो कि चार्ज सेम प्रोवाइड होगा। अगर इसको 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड हो रहा है तो इसको भी 1 कूलम होगा, इसको भी 1 कूलम चार्ज ही प्रोवाइड होगा। तो ये हो गया सीरीज़ का मीनिंग। अब नेक्स्ट आ गया हमारा इक्विवेलेंट वेट। अब चेक करते हैं इक्विवेलेंट वेट को कैसे फाइंड करेंगे हम। तो आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आता होगा। अब जिनको नहीं आता वो एक बार चेक कर लो कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन आयंस, चार्ज ऑन आयन। अब एटॉमिक मास की जगह आप मोलर मास भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कंसेप्ट तो आपने +1 में लर्न कर लिए होगे। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन का मास लिखते हैं हम 12 AMU। अब ये AMU आपको क्या बता रहा है, AMU बता रहा है कि ये सिर्फ एक एटम का मास है। एक एटम के मास को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक मास। अगर यहाँ पे लिख दिया 12 ग्राम, अब ये नंबर तो सेम है, पहले भी 12 था अब भी 12 है, नंबर तो सेम है। ये ग्राम क्या बता रहा है कि अब एक एटम का मास नहीं है, अब वो है 1 मोल का मास। 1 मोल कार्बन एटम का मास है। अगर 1 मोल कार्बन एटम का मास है, अब वो क्या होगा, मोलर मास होगा। तो नंबर तो बेसिकली सेम है, तो मोलर मास लिखो या फिर एटॉमिक मास लिखो, क्योंकि नंबर सेम रहेगा, डिफरेंस आएगा यूनिट में। और डिवाइड किससे करना है अब हमको, चार्ज से। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे चार्ज हुआ +1 तो 1 से डिवाइड कर देंगे। अगर चार्ज हुआ 2, आयन पे चार्ज हुआ 2 तो 2 से डिवाइड, 3 हुआ तो 3 से डिवाइड। इस फॉर्मूले से हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लेंगे। अब दोबारा से लॉ को रिवाइज करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसका मीनिंग क्या है, सबको चार्ज सेम मिलेगा। अगर चार्ज सेम मिलेगा, किसमें सब्सटेंस का अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उसमें प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू लॉ जिसका इक्विवेलेंट वेट मोर होगा। तो नेक्स्ट लिखा है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट, जिसका सिंपल मीनिंग हो गया जिसका इक्विवेलेंट वेट मोर, उसका ही अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो फर्स्टली हम सबके, इन सभी के इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। वेट को कैलकुलेट करने से पहले चेक कर लें कि इनको सीरीज़ में कनेक्ट कैसे करना है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब सभी को पता है ब्रेक होगा Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। नेक्स्ट में ऐड कर दिया गोल्ड क्लोराइड AuCl3, ये ब्रेक होगा Au3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ये सभी को पता है किस में ब्रेक होगा। अब क्या करना है, सभी को पता होना चाहिए कि R पे राइट, R पे रिडक्शन। रिडक्शन किस पे होता है,
कैथोड। तो लर्न कर लो, वैसे तो कर लिया हमने कि राइट में क्या है सभी के कैथोड, ये इसका कैथोड, अब ये इसका कैथोड। कैथोड को किससे अटैच करते हैं? बैटरी के नेगेटिव से। चेक कर लो, बैटरी के नेगेटिव से अटैच कर दिया तो इस पे होगा नेगेटिव। जिसको बैटरी के पॉजिटिव से अटैच करेंगे उसको क्या बोलते हैं? एनोड। क्योंकि राइट पे कैथोड तो लेफ्ट पे क्या होगा? एनोड। अब इस पे होगा पॉजिटिव। अब इसको सीरीज़ में और कनेक्ट करते हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ये। अब जो इनर इलेक्ट्रोड है इनको क्या करना है? 2 को अटैच कर दो विद द हेल्प ऑफ वायर। इन दो को अटैच कर दिया, इन दो को जब अटैच कर दिया तो हमारा सर्किट हुआ कंप्लीट। अब कैथोड पे क्या लिखना? नेगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव। तो इस पे पॉजिटिव लिख दो, कैथोड पे नेगेटिव, फिर इसके एनोड पे पॉजिटिव, फिर कैथोड पे नेगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव। अब चेक करो, कैथोड के पास जो राइट पे है कैथोड होता है, कैथोड के पास कौन जाएगा? नेगेटिव के पास जाएगा ये पॉजिटिव, इसके पास ये गोल्ड आयन, फिर ये सिल्वर आयन जाएगा अपने कैथोड के पास। चलो हमें ये पता चल गया सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करें, कौन कैथोड पे मूव करेगा ये पता चल गया। अब फर्स्टली इक्विवेलेंट वेट को फाइंड करके रख लेते हैं, सभी के इक्विवेलेंट वेट। अब सिल्वर का मास आपको लर्न करना पड़ेगा कि सिल्वर का मास होता है 107.8 ग्राम। ग्राम कब लगाओगे? जब मोलर मास बोलना है इसको, जब एटॉमिक मास बोलना है तो AMU, बेसिकली नंबर सेम है। अब चार्ज चेक कर लो, सिर्फ सिल्वर पे कितना है? +1। अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, सेम ही रह जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 107.8 ग्राम। तो चलो इस 1 को तो इरेज कर देते हैं। अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट हमारे गोल्ड को। तो इसके लिए गोल्ड का एटॉमिक मास लर्न करना पड़ेगा। एक बार तो लर्न करने पड़ेंगे, जैसे लोअर क्लासेस में किए थे कि कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऐसे इनके लर्न करो एक बार। इसका होता है 197, डिवाइड किससे करोगे? चार्ज चेक करो आयन पे कितना है, तो है 3 + 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 6, फिर हो जाएगा 5 के बाद 0.6 ग्राम, तो अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा हमारे पास 65.6 ग्राम। नेक्स्ट चेक करते हैं कॉपर का। कॉपर का मास होता है 63.5, डिवाइड किससे करोगे? चार्ज जो है इसका 2, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, फिर 1, फिर हो जाएगा ये 75, अप्रॉक्सीमेटली 31.75 ग्राम होगा। बेसिकली दिख रहा है हमें 32 से कम आएगा, हमने 31.75 ग्राम सपोज कर लिया अपने से, बाकी आप कैलकुलेशन को चेक कर लेना। तो अब इस फॉर्मूले को करते हैं इरेज, क्योंकि अब तक तो आपके लर्न हो गया होगा, क्योंकि 3 टाइम्स यहाँ पे यूज़ कर लिया इसको। तो अब हमने इक्विवेलेंट वेट तो चेक कर लिए। अब चेक कर लो इक्विवेलेंट वेट इनमें से सिल्वर, गोल्ड, कॉपर में से किसका ज़्यादा है? चेक कर लो सिल्वर का 107 है, इसका 65 है अप्रॉक्सीमेटली, इसका अप्रॉक्सीमेटली 31 है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट मोर है। तो सेकंड लॉ क्या बोल रहा है? सेकंड लॉ ये बोल रहा है इसमें सीरीज़ में जब कनेक्ट हैं चार्ज तो सभी को सेम मिलेगा। अगर चार्ज सेम मिल रहा है तो लॉ के अकॉर्डिंग सिल्वर ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, उससे कम गोल्ड डिपॉजिट होगा। इसको एक बार शो कर देते हैं ऐसे, इसको बोल दिया ज़्यादा डिपॉजिट होगा, इसको थोड़ा कम डिपॉजिट करते हैं, एक साइड खाली छोड़ दिया। ये और भी कम होगा क्योंकि इक्विवेलेंट वेट कम है, तो इसका एक साइड ही डार्क करेंगे, तो ये और कम डिपॉजिट होगा कॉपर। ये हमारा लॉ बता रहा है। अब चेक करते हैं इसको, क्या लॉ के अकॉर्डिंग सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ।
क्योंकि ये तो हमें पता है किसका +1 है, किसका +2, किसका +3। फर्स्टली सिल्वर को चेक करते हैं। अब चेक करो सिल्वर जब कैथोड पे जाएगा, क्योंकि सभी को क्लियर है आर पे राइट, आर पे रिडक्शन। रिडक्शन किसके पास, किसके ऊपर होता है, कैथोड। तो कैथोड के पास जा रहा है तो रिडक्शन ही करेगा, सिंपल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब आप चेक करो कि एक सिल्वर आयन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सिर्फ एक। और क्या फॉर्म हो रहा है, एक सिल्वर एटम। ये सिल्वर आयन है, ये सिल्वर एटम। सिमिलरली अगर ये 2 सिल्वर आयन हुए तो सिंपल सा है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2 एटम फॉर्म हो जाएंगे। अब 1 2 को छोड़ो, हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि सिल्वर आयन सपोज करो हमारे पास है 1 मोल। अगर सिल्वर आयन 1 मोल है तो इलेक्ट्रॉन भी पता है 1 मोल यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि हमें रिएक्शन बता रहा था कि अगर सिल्वर आयन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, ये भी 1 ही फॉर्म होगा। तो उसी से बोल दिया अगर इसका 1 मोल, इलेक्ट्रॉन भी 1 मोल, सिल्वर एटम भी 1 मोल। अगर इसके 2 मोल कर दिए, इलेक्ट्रॉन भी 2 मोल यूज़ करने पड़ेंगे और ये भी 2 मोल फॉर्म हो गए। तो चलो अब 1 मोल को सपोज कर लेते हैं, तो अब ये भी 1 मोल ही फॉर्म होगा। अब यहाँ पे मैं 1 मोल नहीं लिखूँगा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 मोल का मास लिखेंगे। अब 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास हमने पहले स्टडी कर लिया, ये था, यही इसका मोलर मास है, यही इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेम क्यों आ गया, क्योंकि 1 से डिवाइड करना था, वो तो आपको बता दिया। तो बेसिकली यहाँ पे 1 मोल ना लिख के 1 मोल का मास लिख रहे हैं, वो है 107.8 ग्राम। तो यहाँ तक हमें क्लियर है। अगर सिल्वर आयन का 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करोगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने से आपको सिल्वर का 1 मोल मिलेगा। हमने 1 मोल का मास लिख दिया। अब क्या चेक करेंगे, अब लर्न करो, आपको पता होगा कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, सभी को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें और लर्न करना है। चेक करो 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, 2 पे कितना होगा, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, सिंपली इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, हमको चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड करना है। तो अब 1 मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से। अब आपको पता होगा 1 मोल कितना होता है, तो 1 मोल सभी को पता है, एवोगैड्रो नंबर को बोलते हैं। ये नंबर कितना है, 6.022 × 10⁻23। तो 1 मोल, 1 मोल होता है 6.022 × 10⁻23। तो जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड करना है तो इस 1 मोल को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। अब जब इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 96485 कूलम। तो इतनी वैल्यू होगी। अब हमारी बुक क्या करती है कि न्यूमेरिकल की इजी कैलकुलेशन के लिए इसको राउंड ऑफ कर देती है, इस 485 को 500 लिख देते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। तो हमको अब क्या लर्न करना है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 96500 कूलम चार्ज होता है। इसी चार्ज को, इसी नंबर को 96500 कूलम को ही 1 फैराडे बोलते हैं। 1 फैराडे क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना क्वांटिटी होता है इसमें चार्ज का, इस नंबर के इक्वल। इसको लर्न कर लो कि 1 फैराडे किसको बोलते हैं, 96500 कूलम को। तो अब यहाँ पे फिर से मूव करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पास किए, 1 मोल। अब इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, हम बताते हैं
एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो बोल देंगे 1 फैराडे, या फिर बोल दो 96500 कूलम, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया अब कि जब 1 फैराडे पास करेंगे तो सिल्वर कितना डिपॉजिट हो जाएगा, तो सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा 107.8 ग्राम। तो इसको इरेज करके यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं कि सिल्वर तो जब 1 फैराडे पास करोगे इतना डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब शॉर्ट में लिख देते हैं इसको कि 1 फैराडे जब पास करोगे तो सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, 107.8 ग्राम। अब गोल्ड को चेक करेंगे, फिर कॉपर को चेक करेंगे कि 1 फैराडे से गोल्ड कितना डिपॉजिट हो रहा है। 1 फैराडे ही क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमने फिक्स कर लिया, क्योंकि हमें पता है सीरीज़ में चार्ज सेम होगा। अगर सेम होगा तो हम 1 फैराडे के लिए सभी की वैल्यू चेक कर लेंगे। इसका 1 फैराडे के लिए चेक हो गया। अब इसका चेक करेंगे कि 1 फैराडे से गोल्ड कितने ग्राम डिपॉजिट होगा। लॉ तो बता रहा है इससे कम होना चाहिए, चलो उसको चेक करते हैं। ये भी कंफर्म हो जाएगा कि हमारा लॉ करेक्ट है और ईज़िली हमें याद भी हो जाएगा हमारा लॉ। तो अब चेक करो इस गोल्ड में कितना चार्ज है, सभी को पता है +3। अब +3 इसके पास जाएगा नेगेटिव के पास, वहाँ पे जाके क्या करेगा, अपना रिडक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब चेक करो एक सिल्वर आयन, यहाँ पे लिखा है एक, क्योंकि एक को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, जिनको नहीं आता उनके लिए लिख दिया एक बार। एक गोल्ड आयन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितना चार्ज, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या फॉर्म करेगा, +3 और -3 टोटल 0 होके गोल्ड एटम फॉर्म होंगे। अब चलो इसको तो इरेज कर दिया, ये तो सभी को पता होगा। अब चेक करो एक आयन कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा है, 3, अपने से ट्रिपल इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा है। एक आयन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, एक एटम फॉर्म किया। ये क्या बता रहा है कि अगर ये एक होगा ये ट्रिपल होंगे, ये क्या होगा, ये भी सिर्फ एक। वो सिंपल हमें रिएक्शन बता रहा है। अब क्या बोल देंगे, अगर इसका 1 मोल हुआ, इसके कितने मोल यूज़ होंगे, नंबर बता रहा है 3 मोल। 3 मोल इलेक्ट्रॉन यूज़ करोगे आप, इसका कितने मोल फॉर्म होंगे, यहाँ से चेक कर लो, सिंपल 1 मोल। अब 1 मोल का मास कितना था गोल्ड का, तो 1 मोल का मास था 197 ग्राम। तो अब ये हमने चेक कर लिया। अब चेक करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था 96500 कूलम। अब 3 मोल पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इसको क्या बोलते हैं फैराडे। तो हमारे पास 3 फैराडे चार्ज हो गया। जब 3 फैराडे चार्ज पास करेंगे गोल्ड कितने ग्राम डिपॉजिट होगा, वो होगा 197 ग्राम। तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं कि 3 फैराडे चार्ज प्रोड्यूस 197 ग्राम ऑफ गोल्ड का 197 ग्राम प्रोड्यूस कर देगा। अब चेक करो यहाँ पे 3 फैराडे, यहाँ पे 1 फैराडे। हमको क्या पता है कि सेल सीरीज़ में है तो इसको 3 फैराडे, इसको 1 फैराडे नहीं मिल सकता, दोनों को सेम मिलेगा। इसको भी 1 फैराडे, इसको भी 1 फैराडे। तो इसका 1 फैराडे के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब इसका 1 फैराडे के लिए चेक करते हैं। अब सभी को पता है 1 फैराडे चार्ज कितना गोल्ड डिपॉजिट करेगा, यहाँ पे जाके उसको कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 से। जब 3 से डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा, पहले ही फाइंड कर लिया था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अब इसका गोल्ड का, इसको इरेज कर देते हैं। रिएक्शन तो अंडरस्टैंड हो गया कि 1 फैराडे कितना गोल्ड प्रोड्यूस करेगा, इतना प्रोड्यूस कर देगा।
तो बेसिकली अब चेक कर लो, यहाँ से हमको लॉ क्लियर हो रहा है, क्योंकि पहले ही हमने चेक कर लिया था इसका इक्विवेलेंट वेट मोर, तो ये मोर डिपॉजिट होगा। अब चेक कर लो, 1 फेराडे पास किया, सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा 107.8 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे इजीली चेक कर लिया था। अब 1 फेराडे सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज से गोल्ड अब कम डिपॉजिट हो रहा है। क्यों कम डिपॉजिट हो रहा है? क्योंकि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, कम है सिल्वर से। अब कॉपर का तो और कम है, तो और कम डिपॉजिट होगा। चलो उसको भी एक बार कंफर्म कर ही लेते हैं और हमें लॉ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब कॉपर की बारी। कॉपर किस में ब्रेक होगा? कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। पॉजिटिव आयन कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव प्लेट कैथोड। कैथोड पे जाके क्या होगा? रिडक्शन, क्योंकि कैथोड का डेफिनेशन है। तो अब सभी को पता है कितने गेन करेगा, जितना चार्ज है। तो चार्ज +2 था तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक आयन इलेक्ट्रॉन कितने गेन कर रहा है? डबल, अपने से डबल। गोल्ड ने ट्रिपल किए थे क्योंकि +3 था उसके ऊपर। तो चलो एक आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने कॉपर फॉर्म होंगे? सिर्फ एक। इसको 1 मोल बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? 2 मोल। फिर 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 2 × 9 6500 कूलम, क्योंकि ये चार्ज है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 3 से कर देंगे। जो सिंपल सा कंसेप्ट है। ये कितना फॉर्म होगा? 1 मोल। अब 1 मोल का मास लिखते हैं डायरेक्टली। 1 मोल का मास है 63.5 ग्राम। अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं 2 फेराडे, क्योंकि इसको बोलते हैं फेराडे। तो कितने फेराडे हैं? 2। तो 2 फेराडे चार्ज कितना कॉपर डिपॉजिट करके देगा? 63.5 ग्राम। तो लिख देंगे 2 फेराडे चार्ज, 2 फेराडे क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रोड्यूस 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। अगर 2 फेराडे ने इतने ग्राम कॉपर डिपॉजिट किया तो 1 फेराडे कितना प्रोड्यूस करके देगा? अब इसका क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 31.75 ग्राम। अब चेक कर लो, अब इसका इसमें से जब 1 फेराडे पास करेंगे तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? 31.75 ग्राम। क्वांटिटी ऑफ चार्ज हो गया सभी का सेम। अगर सेम है तो वेट सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट अलग अलग है। कौन मोर डिपॉजिट होगा? जिसका इक्विवेलेंट वेट मोर। कौन कम डिपॉजिट होगा? जिसका इक्विवेलेंट वेट कम। इक्विवेलेंट वेट को कैसे फाइंड करते हैं? फिर से रिवाइज करते हैं। मोलर मास या फिर एटॉमिक मास को आयन से डिवाइड कर दे, जितना चार्ज है आयन का उससे डिवाइड कर दे, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इसका इक्विवेलेंट वेट कम है तो कम डिपॉजिट हुआ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। तो हमारा सेकंड लॉ तो हुआ कंप्लीट। अब चेक करते हैं इसका फेराडे सेकंड लॉ का एक फॉर्मूला, जिसको हम न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ करेंगे। तो उस फॉर्मूले को फॉर्म करने के लिए हमको क्या करना है? किसी भी 2 सेल को कंपेयर कर लो, या इस 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल को या फिर इन 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, किसी भी 2 को। तो चलो हम कंपेयर करते हैं इन 2 को। तो फर्स्ट लॉ यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। किसका फर्स्ट लॉ? फेराडेज फर्स्ट लॉ। वो क्या बोलता था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। फिर बाद में इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट लगा देते थे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको सपोज कर लो ये वेट हो गया हमारे फर्स्ट सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल सिल्वर। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा फॉर फर्स्ट सब्सटेंस। क्यू के पैर में 1 2 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सीरीज़ में है
तो चार्ज सभी को सेम मिलेगा। अगर फर्स्ट को 10 कूलम मिल रहा है तो सेकंड को भी 10 नहीं मिलेगा, तो इसको सिंपली क्यू लिख देते हैं। अब सेकंड के लिए उसका वेट डिपॉजिट होगा 2, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट 2, चार्ज को क्यू लिख देते हैं। अब क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करेंगे क्यू से कट होगा, तो यहाँ पे आ गया W1/W2 Z1/Z2। अब इस Z का नेम तो होता है, इसका नेम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इस Z में बेसिकली क्या क्या होते हैं, Z में होते हैं बेसिकली मोलर मास होता है, N होता है और 96500 होता है। चेक कर लो, मोलर मास होगा, N क्या है, चार्ज ऑफ आयन होगा। कैसे होगा, न्यूमेरिकल्स में चेक करेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, इसको न्यूमेरिकल्स में चेक करेंगे। एक बात लर्न कर लो, इसमें मोलर मास होगा। अब सभी को पता है, नहीं पता तो यहाँ से चेक कर लो। सिल्वर का मोलर मास कुछ और है, गोल्ड का कुछ और है। सिमिलरली इसको क्या बोल रहा हूँ, चार्ज बोल रहा हूँ आयन का। तो आयन का चार्ज सिल्वर पे +1 था, इस पे +3, सभी का अलग अलग है। मोलर मास बाय आयन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो इसको क्या बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ। और क्या है इसमें 96500। तो इस Z में मोलर मास और N होंगे, इसमें भी होंगे और अलग अलग होंगे। अगर अलग अलग हैं, चेक भी कर लिया कि मोलर मास को N से डिवाइड करते हैं, ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट। सभी का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होता है। तो हम क्या लिख देंगे, ये नंबर तो दोनों में होगा, डिवाइड में होने के कारण कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा लिख देते हैं, Z को कैंसिल करके क्या लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे इक्विवेलेंट वेट किसका, फर्स्ट सब्सटेंस का, जो भी आपका फर्स्ट हुआ। नीचे क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट आएगा किसका, सेकंड सब्सटेंस का। तो ये W1 W2 क्या है, वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस। डिवाइड किससे करना है, वेट ऑफ सेकंड सब्सटेंस डिपॉजिटेड, डिवाइड में क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड सब्सटेंस। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको यूज़ करेंगे फॉर द न्यूमेरिकल्स, इसको अच्छे से फाइंड कर लेंगे। इसको लर्न करो। एक बात और, अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर हुआ, उनके लिए फिर से बता रहा हूँ कि इसको बोल तो पता है, इक्विवेलेंट वेट बोल देंगे, इसको बोल दिया इक्विवेलेंट वेट, डिवाइड में क्या है 96500। अब चेक कर लो, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, W1 W2। तो फर्स्ट के लिए क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट को 1 का लिख दिया, फर्स्ट का इक्विवेलेंट वेट EW1 से लिख लिया हमने यहाँ पे। तो डिवाइड किससे करेंगे हम, 96500। अब नीचे भी क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ही लिखेंगे। अब किसका लिखेंगे, सेकंड का, डिवाइड 90500 से। तो ये तो कैंसिल। तो वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय वेट ऑफ सेकंड सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड सब्सटेंस। तो सिंपली हमारा फिर से वही फॉर्मूला फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया फैराडे के सेकंड लॉ को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन को लर्न करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच अमाउंट ऑफ
amount of substance produced by passing 1 Faraday of charge। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल से या किसी भी सब्सटेंस से 1 फैराडे चार्ज को पास करेंगे तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो इसका आंसर कुछ बच्चे लिख देते हैं 1 मोल, या लिख देते हैं इक्वल टू देयर मोलर मास। तो आपका रॉन्ग है ये आंसर। क्यों रॉन्ग है उसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर। अब ये कंसेप्ट तो आपको इजीली लर्न हो गया होगा। अगर कॉपर का कुछ मास डिपॉजिट करना है तो पता है इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, रिडक्शन करना पड़ेगा। अब चेक करो यहाँ पे क्या है 1 मोल। 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 मोल। 2 मोल का मीनिंग 2 फैराडे चार्ज पास कर दिया किसको प्रोड्यूस करने के लिए, इसका 1 मोल, जिसको बोलते हैं 63.5 ग्राम होता है इसका मोलर मास। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 फैराडे चार्ज जब पास करोगे तो कितना सब्सटेंस का अमाउंट प्रोड्यूस होगा। तो चेक करो 2 फैराडे पास प्रोड्यूस कर रहा है इसको, ये क्या है इसका मोलर मास है, मोलर मास है। तो मोलर मास को तो 2 फैराडे ने प्रोड्यूस किया। आंसर चाहिए 1 फैराडे के लिए। तो अब अगर आप लिख दोगे कि 1 फैराडे प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल, 1 मोल सिंपली मोलर मास बोल दो या फिर 1 मोल बोल दो, सेम ही बात है। अगर ये आंसर लिखोगे ये तो हो गया रॉन्ग। अब करेक्ट क्या है उसको चेक करते हैं। अब 2 फैराडे कितना प्रोड्यूस कर रहा है 63.5। 1 फैराडे कितना पास करेगा 63.5 डिवाइडेड बाय 2, इतना सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा फॉर कॉपर। ऐसे ही सिल्वर के लिए फाइंड करोगे, सिमिलर वे से जिंक एंड गोल्ड किसी के लिए भी फाइंड करोगे। तो अब नंबर नहीं लर्न करना, हमको ये लर्न करना है इसको बोलेंगे क्या। अब इसको चेक करो, ऊपर क्या है मोलर मास, नीचे चार्ज ऑफ आयन। अगर मोलर मास या फिर एटॉमिक मास से आयन के चार्ज को डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम इक्विवेलेंट वेट। तो इसका आंसर क्या है बी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 फैराडे ऑफ चार्ज इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो इसका सिंपल आंसर ये हो गया कि 1 फैराडे जब पास करोगे उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाएगा वहाँ पे। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलो अब चेक करते हैं हम हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। अब हमने प्रीवियस वीडियो में लर्न कर लिया मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम क्या करेंगे एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस तो आपको पता है कि करंट पास करके केमिकल चेंजेस को करवाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली ड्रॉ कर लिया एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अभी तक तो लर्न हो गया होगा कि बैटरी का नेगेटिव किससे अटैच करोगे कैथोड। अगर नेगेटिव से अटैच किया है तो कैथोड पे नेगेटिव, अगर पॉजिटिव से अटैच किया है तो एनोड पे आएगा पॉजिटिव। तो स्टार्टिंग में किया था मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। अब मोल्टन नहीं NaCl को क्या करना है एक्वस वाटर में डिज़ोल्व करना है। तो हमारे पास है अब एक्वस NaCl। एक्वस रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को। तो अब सिंपली क्या करेंगे NaCl को वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। अब सभी को पता है जब वाटर में डिज़ोल्व होगा तो NaCl ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब सभी को यह भी पता है कि वाटर किस में ब्रेक होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव।
तो मोल्टन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मोल्टन में एक ही पॉजिटिव था, एक ही नेगेटिव। अब एक्वस में प्रॉब्लम है, उसमें दो दो पॉजिटिव हैं, दो दो नेगेटिव हैं। अब पॉजिटिव किसके पास जाते हैं? नेगेटिव के पास। अब क्वेश्चन ये है कि इस नेगेटिव के पास, इस कैथोड के पास, इनमें से कौन जाएगा वहाँ पे? तो इसके लिए आपको लर्न करना है, क्योंकि आपने कर ही लिया है कि एट कैथोड, भी कैथोड पे क्या होगा? तो कैथोड पे आपको याद होना चाहिए होगा रिडक्शन। अब यूज़ करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन को। उसके एप्लीकेशंस में हमने लर्न किया था कि रिडक्शन किसका होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? हाई। अब चेक कर लो, सोडियम और हाइड्रोजन में रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई होगा? सोडियम तो मेटल है, मेटल का मोस्टली बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑलवेज नहीं बोल रहा। मेटल का होता है रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में, ऐसे लर्न कर लो इसका। अब हाइड्रोजन का तो पता है, शी में पड़ा था 0 वोल्ट। अब नेगेटिव वैल्यू से 0 क्या है? बड़ी वैल्यू है। अगर बड़ी वैल्यू है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है हाई। अगर हाई है तो ये हमारा हाइड्रोजन ही वहाँ पे मूव करेगा। तो हमने ईजिली रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से फाइंड कर लिया कि इस एक्वस NaCl में कैथोड के पास Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कौन जाएगा? H पॉजिटिव। ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बता रही है। तो आप याद कर लो, मेटल का मोस्टली नेगेटिव, शी का तो सभी को याद होगा 0। तो अब ये क्या करेगा? गेन। कितने गेन करेगा? जितना चार्ज, तो चार्ज है +1, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H में चेंज हो जाएगा। ये हो गया इसका प्राइमरी चेंज। सेकेंडरी भी यहाँ पे ही कर देते हैं, 2 लिख के बैलेंस कर देते हैं। सभी को पता है अब 2 क्यों लिखा? फॉर कंप्लीटिंग डुप्लेट। तो अब चेक करते हैं हम इस Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव को। तो इसके लिए याद कर लो, इस क्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.36 वोल्ट, इस OH का रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट। अब चेक कर लो, नेगेटिव किसके पास जाएंगे? सभी को पता है नेगेटिव जाएंगे एनोड पे पॉजिटिव के पास। अब इन दोनों में से कौन जाएगा उसको चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तब सभी को पता है एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रिडक्शन कौन करता है? रिडक्शन करता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई। तब ऑक्सीडेशन कौन करेगा? सभी को पता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट है, रिडक्शन तो वो कर रहा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई। अब ऑक्सीडेशन कौन करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो। तो अब चेक करो रिडक्शन पोटेंशियल किसका लो है? यह 1.3, यह 1.2। तो इस OH नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल है लो। अगर लो है तो इस OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन का मीनिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने करेगा? जितना चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके OH नेगेटिव से OH फॉर्म होगा। अब सभी को पता है हमने OH नाम की कोई स्पीशीज रीड नहीं की। हमने क्या रीड किया हुआ है? हमने स्टडी किया है सिर्फ OH नेगेटिव को। तो हमें पता है कि हमारा ये प्रोडक्ट नहीं है, ये तो सिर्फ प्राइमरी चेंज है। सेकेंडरी चेंज में कुछ और प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब उस और प्रोडक्ट को चेक करते हैं। तो उसको लर्न करने के लिए इसको याद कर लो, ये रिएक्शन 4 लिख के बैलेंस होगा। यहाँ पे 4, ये भी 4, एक OH नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 4 कितने करेंगे? 4। तो अब 4 OH क्या करेंगे? एक तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे, दूसरा वाटर फॉर्म होगा। अब चेक कर लो, एक वाटर में कितने H होते हैं? सभी को पता है एक वाटर में 2 H होते हैं। तो H कितने हैं? तो H है 4। कितने वाटर फॉर्म होंगे? तो सिंपली लिख देंगे 2 वाटर। तो हमारे 4H कंप्लीट हो गए।
और ऑक्सीजन कितने यूज़ कर लिए, 2 ये रहे, 2 ये रहे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन थे, 4 हाइड्रोजन, सारे ही यूज़ कर लिए। अब वाटर तो क्या होगा, इस एक्वस सॉल्यूशन में ही मिक्स हो जाएगा और ऑक्सीजन लिबरेट होगा। कहाँ पे, एनोड साइड पे, एनोड साइड पे लिबरेट होगा। और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो हमने यहाँ पे जो रिएक्शन स्टडी की है, ये रिएक्शन है डाइल्यूट सॉल्यूशन की, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर इफ़ कंसंट्रेशन इज़ हाई तब क्या होगा, तब इस एनोड की रिएक्शन में थोड़ा चेंज होगा। अब उस चेंज को चेक करते हैं। एक बार इसको नोट कर लो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये रिएक्शन है। डाइल्यूट का मीनिंग तो पता होगा कि NaCl का अमाउंट कम ऐड कर रहा है, तो इसका सिंपल मीनिंग हो गया डाइल्यूट। अब कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। अब अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ तो अब बारी है कंसंट्रेटेड की। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जे एट कैथोड का रिएक्शन तो सेम है, एनोड में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि जब ये सॉल्यूशन हो गया कंसंट्रेटेड, तब जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस क्या होगा, वेरी स्लो प्रोसेस होगा। अब उस स्लो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे। वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। दोबारा से सुन लो कि एक्वस NaCl का जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हम स्टडी कर रहे हैं, यह क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। उस स्लो स्पीड को फास्ट करने के लिए वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। जब वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाता है। एक्स्ट्रा वोल्टेज को हमारी बुक में लिखते हैं ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज। अब ये ओवर वोल्टेज इस वोल्टेज से भी हाई होता है। अगर इस वोल्टेज से भी वोल्टेज हाई हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, Cl नेगेटिव एज अ प्रेफरेंस पे वहाँ ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू दिस ओवर वोल्टेज। तो इसके लिए सिंपल सा लर्न कर लो कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, प्रोसेस स्लो को फास्ट करने के लिए वोल्ट को इंक्रीज करेंगे। अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज क्या है, इससे भी मोर है। अगर ये ओवर वोल्टेज इससे भी मोर है तो Cl नेगेटिव आयन प्रेफरेंशियबली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा चेंज आ जाएगा ड्यू टू दिस ओवर वोल्टेज। तो वहाँ पे इसका रिएक्शन मत लिख देना कि अगर आपने लॉजिक लगा दिया कि एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हो। अगर ये कंसेप्ट लगा दिया वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा ड्यू टू ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज के कारण इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है वहाँ पे। अब कितने लूज़ करेगा ये, सिर्फ एक जितना चार्ज। अब इसका सेकेंडरी चेंज सभी को पता है, 2 लिख के बैलेंस कर देंगे, क्लोरीन गैस फॉर्म हो जाएगा एट एनोड। तो ये सिंपल सा हो गया हमारा एक्वस NaCl। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वाटर का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा फास्टली चेक करेंगे, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है इसका अब कि कहाँ पे रिडक्शन होता है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो अब वाटर का करेंगे। अब सभी को पता है कि वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा एसिड ऐड करेंगे।
चाहे आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो थोड़ा सा, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दो। वो क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि लोअर क्लासेस में स्टडी कर लिया था कि वाटर का आयोनाइजेशन सिंपली इसका ब्रेक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कम होता है। इस आयोनाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए कुछ एसिड को ऐड कर देंगे। तो अब चेक करो, एट कैथोड। एट कैथोड क्या है? रिडक्शन किसका होगा? सिंपली कैथोड पे कौन जाएगा? वाटर का H पॉजिटिव। क्या फॉर्म कर लेगा? अब सभी को पता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन H फॉर्म करेगा, जिसको 2 लिख के बैलेंस कर देंगे। अब OH नेगेटिव का रिएक्शन थोड़ा स्लो कर लेते हैं। नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव पे, एनोड पे। तो एट एनोड, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, जिसका मीनिंग है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब OH नेगेटिव का आपको कैसे लर्न करवाया कि इसको लर्न कर लो। पहले तो कितने लूज़ करेगा? जितना चार्ज। तो हमने ये तो लूज़ करवा दिया। फिर क्या लर्न करना है कि 4 लिख के ये रिएक्शन बैलेंस होगा। अब ये OH नाम का कोई भी सब्सटेंस हमने नहीं सुना। अगर नहीं सुना तो पता है ये प्राइमरी चेंज है, इसका सेकेंडरी चेंज कुछ और है। उस और चेंज को कैसे लर्न करना है? उसको सिंपल लर्न करना है कि ये H क्या फॉर्म करेंगे? वाटर। एक H, वाटर में कितने H होते हैं? 2। तो H है हमारे पास 4, तो 2 वाटर फॉर्म कर दो। जब 2 वाटर फॉर्म करोगे 4H कंप्लीट और 2 ऑक्सीजन कंप्लीट। कितने ऑक्सीजन बच गए? 2। उसका क्या फॉर्म होगा? ऑक्सीजन गैस। कहाँ पे? एनोड साइड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। अब मूव करते हैं हम एक्वस कॉपर सल्फेट पे। एक्वस कॉपर सल्फेट। अब एक्वस का मीनिंग आपको पता चल गया कि उसमें वाटर का H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी होगा, क्योंकि एक्वस क्या है? वाटर। कॉपर सल्फेट को वाटर में ऐड किया। जब कॉपर सल्फेट को ऐड करेंगे, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। तो अब इसको चेक करते हैं कि इसका कौन सा रिएक्शन होगा। तो अब चेक करो, पॉजिटिव कहाँ पे जाएंगे? नेगेटिव पे। नेगेटिव कौन है? कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई, जिसका रिडक्शन का पावर मोर होगा। अब सभी को पता है शी का 0 वोल्ट, कॉपर का लर्न कर लो 0.34 वोल्ट। अब किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है? तो इस कॉपर का। तो कॉपर आयन क्या करेगा? रिडक्शन पोटेंशियल हाई होने के कारण कॉपर का रिडक्शन होगा। कितने गेन करेगा? जितना इसके ऊपर चार्ज। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हमारे कैथोड पे क्या लिबरेट हो गया? कॉपर मेटल लिबरेट होगा वहाँ पे। अब एनोड को चेक करते हैं। तो एनोड के लिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल लर्न कर लिया हमने 1.23 वोल्ट। अब इसका कितना होता है? इसका अप्रॉक्सीमेटली, वैसे तो सीधा लर्न कर लो कि इससे हाई है, और अप्रॉक्सीमेटली ये 2 के आसपास होता है। 1.8 या फिर 2 के आसपास होगा, इससे मोर होगा। अप्रॉक्सीमेटली 1.8 बोल दिया चलो हमने। तो अब चेक करो, ये रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ये लो है। और नेगेटिव कहाँ पे मूव करेंगे? पॉजिटिव पे। इस पे पॉजिटिव क्यों है उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से अटैच है। तो अब एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो, क्योंकि अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसका तो रिडक्शन होता है, जो कि एनोड पे हो ही नहीं सकता। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है सिर्फ। तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल लो हो। अब किसका लो है? OH का, क्योंकि 1.2, इसका 1.8 के आसपास होगा। तो OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे? कितने लूज़ करेगा? सिर्फ 1, क्योंकि -1 है। अब कैसे बैलेंस करोगे? 4 लिख के। अब ये तो
तीसरी बार आ रहा है तो सीधा लिख देता हूँ 2 वाटर और 1 ऑक्सीजन गैस एनोड साइड लिबरेट होगा। अब चेक करो, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, इनर्ट, दूसरे एक्टिव इलेक्ट्रोड। अभी तक जितनी भी रिएक्शन की है हमने इलेक्ट्रोड को इनर्ट सपोज करके की है। इनर्ट आपको बताए थे प्लेटिनम, गोल्ड, ग्रेफाइट, किसी का भी सपोज कर सकते हो। तो प्लेटिनम, गोल्ड या फिर ग्रेफाइट, किसी का भी ये इनर्ट इलेक्ट्रोड हो सकता है। अब किसी एक्टिव इलेक्ट्रोड का रिएक्शन चेक करते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड बता दिया आपको कि रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। कब करेगा? ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बताएगी हमें। इनर्ट पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए उसे इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते थे। अब लास्ट एग्जांपल चेक करते हैं हम इनर्ट इलेक्ट्रोड का। अब हम क्या करेंगे, हम बोल देते हैं भी हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ही बोल दिया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर के इलेक्ट्रोड ही यूज़ करने हैं। चलो अब इस रिएक्शन को चेक करते हैं। तो फर्स्टली एट कैथोड, तो एट कैथोड क्या है, रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अब हाई। तो कैथोड चेक करें, कैथोड ये रहा, तो हमारा कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। दूसरा और चेक करो, इस पे कौन मूव करेगा, इस पे मूव करेंगे सिंपली हमारे पॉजिटिव आयन। इसमें से चेक कर लो किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इसका तो 0 है, इसका क्या है, इसका है 0.34 वोल्ट। तो ये तो बेसिकली कॉपर तो सेम ही है, ये कॉपर आयन है, ये कॉपर है। अब सभी को पता है, बोलो इनमें से वैल्यू तो चलो सेम है, कॉपर है, कॉपर के कारण सेम हो गया। इनमें से गेन कौन करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव है। तो ये तो क्लियर है, पॉजिटिव गेन करेगा। तो इसका सिंपल सा रिएक्शन लिख देते हैं कि कॉपर आयन, क्योंकि हाइड्रोजन एंड कॉपर आयन में से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई उसका ही रिडक्शन होगा। तो चलो ये रिएक्शन तो सेम हो गया। अब चेक करते हैं हम एट एनोड। तो एट एनोड होता है ऑक्सीडेशन। तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको, इरेज करके फिर से लिखते हैं इसको। हमारे पास क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट। पहले इसको ब्रेक करते हैं, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। एक्वस से क्या होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसका बात तो कर लिया कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई उसका रिडक्शन करवा दिया। इसका रिडक्शन पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली 1.8 वोल्ट, इसका 1.23 वोल्ट। अब चेक करो, एट एनोड होता है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो। अब हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना है। इलेक्ट्रोड किसका है, कॉपर का। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, कॉपर का 0.34 वोल्ट। और यहाँ पे कौन मूव करेगा इस पॉजिटिव के पास, नेगेटिव। तो हमारे सल्फेट का 1.8 के आसपास, OH नेगेटिव का 1.23 वोल्ट। तो अब चेक करो रिडक्शन पोटेंशियल किसका लो है, तो सबसे लो है कॉपर का। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड ही रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको क्या बोल देंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो इसका आपको ध्यान रखना कि आपको मेंशन क्या किया कि कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड बोला है, या फिर आपको बोला है एक्टिव इलेक्ट्रोड, या ये भी बोल सकते हैं बाय यूजिंग
कॉपर इलेक्ट्रोड या फिर जिंक इलेक्ट्रोड, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चेक करो, रिडक्शन पोटेंशियल लो है कॉपर का, तो अब ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड ही ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट करेगा। अब सभी को पता है कॉपर क्या है, सॉलिड, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2, क्योंकि कॉपर पे चार्ज आता है मोस्टली +2। तो अब कॉपर सॉलिड क्या कर रहा है, ये डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा इस सोल्यूशन में। तो बेसिकली इस रिएक्शन में चल क्या रहा है, जो हमारा एनोड था डिजॉल्व हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। तो इस सोल्यूशन में क्या बढ़ते जाएंगे, कॉपर आयन बढ़ते जाएंगे। फिर बाद में चेक कर लो कॉपर आयन कहाँ मूव कर रहे हैं, कैथोड पे मूव कर रहे हैं, इस पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज करो हमारा एनोड होया इम्प्योर, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, प्योर कर सकते हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, कि रिफाइन कर लिया हमारे इम्प्योर कॉपर को। इम्प्योर कॉपर का क्या फॉर्म करोगे, एनोड, और प्योर तभी होगा अगर कैथोड किसी प्योर कॉपर का लोगे, क्योंकि प्योरीफाई करना इसमें। अगर वो भी पहले से इम्प्योर हुआ, उसका कुछ भी प्योरिटी नहीं हो सकता इस प्रोसेस में। तो इसका अच्छे से ध्यान रखना, ये क्या हो, पहले से ही प्योर हो। और एनोड पे क्या लगाओगे, जिसको प्योरीफाई करना है, तो प्योरीफिकेशन हो जाएगा इस मेथड से। तो नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हुआ कंप्लीट। अच्छे से इसका प्रेपरेशन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।